साथ ही चलना पड़ेगा और गिरे कभी तो संभलना पड़ेगा। जी हाँ साथियों, इसलिए मेरा आपसे कहना है, होठों पे उल्फत के फसाने नहीं आते, होठों पे उल्फत के फसाने नहीं आते, और जो बीत गए वो फिर से जमाने नहीं आते। दोस्त ही दोस्त के हमदर्द होते हैं, आए मेरे दोस्तों, दोस्त ही दोस्त के होते हैं हमदर्द, कोई फरिश्ते यहाँ साथ निभाने नहीं आते। जी हाँ साथियों, एक दोस्त ही दोस्त का हमदर्द हो सकता है। ये आपका चैनल आपका हमदर्द है, ये चैनल आपका दोस्त है, और मैं आशा करता हूँ कि आपके लिए हम जो भी कर रहे हैं, अभी तक जो कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं साथियों, लगातार आशा है, विश्वास है, मैं अभिलाषा भी इसी बात की है कि आप इसका बहुत ही बखूबी बेहतर ढंग से इसका आकलन कर पा रहे हैं और आपके लिए लाभप्रद है। ये मेरा अभिप्राय है। एक छोटे से समागम में मैं बहुत कुछ देने का प्रयास करता हूँ। हमारे पास संसाधनों की कमी हो सकती है, लेकिन साधन की कमी नहीं है, संयम की कमी नहीं है, और रखे हुए तथ्यों की कमी नहीं है। दोस्तों, फिलहाल एक छोटे से प्लेटफॉर्म से बहुत कुछ देने का आशय अभिप्राय लेकर के हम हमेशा मुखातिब होते हैं। आइए एक बहुत ही प्यारे कंटेंट में आपको जोड़ने का प्रयास करते हैं। स्वागत है, अभिनंदन है साथियों इस महत्वपूर्ण लम्हे में। और अभी ये जो आने वाला क्षण है कुछ समय का, ये आपके लिए बहुत ही खास होगा। अगर आप एक वनडे एग्जाम की स्पेशल तैयारी करने के लिए स्पेशल तरीके से अपने कदम बढ़ा रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही कारगर होगा ये। जी हाँ साथियों, पार्ट 19 है ये। दोस्तों, कई दिनों से यानी पिछले कई एपिसोडों में हम लगातार आपको भारत के भूगोल का बखूबी अध्ययन प्रस्तुत कर रहे हैं। कंटेंट पे कंटेंट लगाए जा रहे हैं, और हम चाहते हैं कि आपका एक भी लम्हा, एक भी हिस्सा कहीं से छूट न जाए। साथियों, इसी कड़ी में आज 19वां एपिसोड आपका स्वागत आभार करता है, और इस जगह आप देखेंगे दामोदर नदी घाटी तंत्र। फिलहाल पिछले कई एपिसोडों से हम लगातार नदी घाटी तंत्र के बारे में ही आकलन अवलोकन कर रहे हैं, और आज का जो ये महत्वपूर्ण लम्हा है दामोदर नदी तंत्र से जुड़ा हुआ होगा, और यहाँ बातें दामोदर नदी तंत्र को लेकर के होंगी। आइए साथियों, ज़्यादा देरी ना करते हुए हम लोग झारखंड चलते हैं। जी हाँ साथियों, और हम अगर आगे झारखंड, फिलहाल ये मामला यहीं से जोड़ना है हम लोगों को। झारखंड हम पहुंचे हैं, और झारखंड में एक पठार आपको मिलता है जिसका नाम है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार, ऐसा मैं नहीं कहता कि केवल ये झारखंड में ही फैला हुआ है, ऐसी बात नहीं है। ये आपके उड़ीसा में है, ये आपके बंगाल में है, उड़ीसा में है, पश्चिम बंगाल में है, और ये आपके बिहार में भी है। तो छोटा नागपुर का पठार कुछ इस तरीके से विस्तृत रूप धारण करता है, एक विस्तृत एरिया बनाता है, और ऐसे प्रश्न हमारे एग्जामिनर साहब हमसे पूछ जाते हैं। फिलहाल झारखंड की बात कर रहा हूँ, पश्चिम बंगाल की बात कर रहा हूँ, लगे हाथ हम उड़ीसा और बिहार की भी बात कर रहे हैं। हम क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? क्योंकि हमें छोटा नागपुर का पठार चाहिए, हमें अपने भारत का रूर चाहिए, हमें अपने भारत का रूर चाहिए। जी हाँ साथियों, भारत का रूर किसे कहा जाता है? तो छोटा नागपुर के पठार को ही भारत का रूर कहा जाता है साथियों। यहाँ कभी नागवंश के राजा वगैरह वो राज किया करते थे, उनके नाम से थोड़ा सा इसका लिंक जुड़ा हुआ था साथियों। और हम आपको बताना चाहें, क्योंकि हम नदियों से जुड़े हैं, तो हम इतिहास के झरोखे में बहुत कम जाएंगे, लेकिन हाँ, यहाँ से वो पन्ने पलट करके आपको दे जाएंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत कुछ खास होगा। देखिएगा, हम अगर बात करें इसी छोटा नागपुर के पठार में एक स्थान मिलता है जिसका नाम है चूल्हा पानी। चूल्हा पानी से क्यों कहते हैं, और भी बातें कर लेता हूं। एक जिला है जिसका नाम है लोहरदगा। लोहरदगा जिला, ये है जिला, झारखंड में मिलेगा आपको। इस जिले में एक जगह है चूल्हा पानी, और ये बिलोंग करता है किससे? छोटा नागपुर के पठार से। चूल्हा पानी का तात्पर्य समझो दोस्तों, जैसे हमारे बचपन में, यानी काफ़ी अरसों पहले का जो ज़माना था, जब हमारे घर पे ये गैस सिलेंडर वगैरह नहीं हुआ करते थे, हम किसी तरीके से उज्ज्वला या आज तमाम योजनाओं से संप्रेषित नहीं थे या प्रेरित नहीं थे, या इन तमाम चीज़ों से हमारा दूर दूर तक कोई नाता नहीं था, तो हमारे घरों पर चूल्हे बनाए जाते थे जिनमें लकड़ियों से अच्छे अच्छे पकवान बनाए जाते थे। साथियों, शायद आपको ये पता हो सकता है आपके पूर्वज इस तरीके का जीवन यापन किए हों। फिलहाल अगर ऐसा है तो आप इसका अच्छा खासा आकलन कर पाएंगे। तो चूल्हा हुआ करता था, चूल्हे में आप देखेंगे सामने की तरफ थोड़ी सी जगह होती है ना, कुछ उसी तरीके से ये जो स्थान है चूल्हा पानी का, वो भी कुछ इसी तरीके का स्थान है। इसके इस तरीके का एरिया है, और ऊपर एक वृक्ष का, यानी बहुत बड़ा सा वृक्ष है, और यहाँ इस तरीके का स्थान बना, और इसी स्थान से जल की धारा अनवरत रूप निकलती रहती है।
लगातार कंटिन्यू निकलती रहती है। और इसी स्थान को दामोदर नदी का उद्गम स्थान माना जाता है, जो कि 600 फीट लगभग आसपास ऊंचाई पर स्थित है। तो इसका वेग काफ़ी ज़्यादा होता है झारखंड में। इस नदी का वेग काफ़ी ज़्यादा होगा और इसकी कुछ पौराणिक मान्यताएं हैं, और हमारे स्टूडेंट साथी जरूर इस चीज़ से जुड़ना चाहते हैं, पौराणिक गाथाओं को भी समझना चाहते हैं। तो पौराणिक गाथाओं में समझिएगा, कहा जाता है कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी अपनी धर्म पत्नी यानी सीता जी के साथ एवं अपने अनुज अपने भाई के साथ 14 वर्ष की वनवास की यात्रा के लिए चले गए थे, या वनवास के लिए चले गए, तो उस समय ये इस जगह आए हुए थे। और सीता मैया यहीं खाना बनाती हैं, और खाना बनाने के बाद जब उन लोगों को पानी की आवश्यकता होती है तो दूर दूर तक कहीं पानी ना दिखने की वजह से भगवान श्री रामचंद्र जी के पास, आपको पता है, ऐसी शक्तियाँ थीं, उन्होंने अपनी तीर से यहाँ पर यह स्थान बना दिया इस पौधे के नीचे, जिसकी वजह से ये चूल्हे जैसे आकार में हो गया। इसे चूल्हा पानी कहा जाता है और माना जाता है भगवान श्री रामचंद्र जी ने इसका उद्गम किया था। और भी पौराणिक गाथाएं ये कहती हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने इस नदी को ये वरदान भी दिया था कि आगे चल करके आप दामोदर नाम से ही जाने जाओगी, और दामोदर कभी ना कभी चल करके मेरा नाम होगा, स्वयं मेरा नाम होगा। जरा समझना कैसे, जब भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म होता है, इस दामोदर शब्द का अर्थ समझ लो साथियों, आप समझ जाएंगे। दामोदर शब्द का अर्थ होता है दाम प्लस उदर से, दाम प्लस उदर, और दाम का मतलब होता है रस्सी, और उदर का मतलब आपको पता है पेट, इसीलिए इसे दामोदर कहते हैं। रस्सी पेट पर, रस्सी पेट पर किसके थी? यशोदा मैया ने किसके पेट पर रस्सी बांधा था? तो आपको याद आ गया होगा, भगवान श्री कृष्ण जी के पेट पर यशोदा मैया रस्सी से बांध दिया करती थी, इसलिए उनको भी भगवान श्री कृष्ण जी की पर्यायवाची बनती है दामोदर। और ये संस्कृत भाषा का शब्द है, ध्यान दीजिएगा साथियों, ये संस्कृत भाषा का शब्द है और कुछ इसका अर्थ इसी तरीके से निकला। तो हम जुड़े रहे कुछ पौराणिक गाथाओं के भी साथ, हम कुछ बातों को जान पाए, अवलोकन कर पाए उसका। आइए अब इस नदी का थोड़ा सा उद्गम कर लेते हैं, निकाल लेते हैं इस नदी को। तो चूल्हा पानी से निकल चुकी है नदी, और इस तरीके से बहती हुई ये चली जाएगी बंगाल। कहाँ जाएगी दोस्तों? आप पहुँच आए हैं बंगाल, और आपको पता है जब आप बंगाल पहुँचते हैं तो आपको उसके पहले आपके भारत की सबसे पवित्र नदी, जो कि 2 शाखाओं में बटी थी, एक शाखा का नाम था हुगली, ये कुछ इस तरीके की थी, और इसी हुगली में जाकर के ये अपना मुहाना बना देती है, अर्थात इसी में मिल जाती है। आप समझिए, अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं ये गंगा की सहायक बनी कि नहीं बनी दोस्तों? बनी है, गंगा की सहायक भी बन गई। और ये जाकर के कहाँ मिलती है? हुगली में। तो याद रखिएगा, उद्गम यहाँ से है और उसका मुहाना कहाँ है? हुगली में। इस नदी ने बहुत सताया है लोगों को, इसीलिए इसे देखना, जरा इसका नाम देखना साथियों, इसे दुख की नदी कहते हैं। किसकी नदी? दुख की नदी। दुख की नदी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है दुख की नदी? क्योंकि एक जमाना हुआ करता था 1948 के पहले, एक दौर हुआ करता था 1948 के पहले, 1943 में हमारे भारत ने बड़ी त्रासदी झेली है इससे। उसके पहले आप मान के चलें 1877 वगैरह के आसपास बहुत ही भीषण तबाही इस नदी ने मचाई थी। इसका तात्पर्य हुआ, समझने का प्रयास कीजिएगा, इस नदी का जल स्तर इतनी तेजी से बढ़ता था ना दोस्तों बरसात के मौसम में, जिसकी वजह से आसपास के एरिया में बहुत ही ज़्यादा बाढ़ आ जाया करती थी, यानी लगभग विनाश हो जाता था, और ये बहुत ही झेलना पड़ा लोगों को। और इसका देखना एक कारण देखो, अभी तक बंगाल में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बंगाल में कोई दिक्कत नहीं है, गंगा आ रही बह रही, कोई समस्या नहीं, हुगली एक शाखा नहीं बन चुकी, यहाँ भी कोई समस्या नहीं है। लेकिन दामोदर नदी के अचानक प्रकोप की वजह से हुगली का जल स्तर बढ़ता था, जिसकी वजह से बंगाल में तबाही मच जाती थी। इसीलिए, और अब फिलहाल इस समय नहीं, लेकिन जब भी पूछा जाए बंगाल का शोक किसे कहते हैं तो बताइएगा इसी नदी को, इसीलिए इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। ऐसा नहीं कि झारखंड का शोक है ये, क्योंकि झारखंड में इसकी वजह से तो अभ्रक और कोयला है, इसकी घाटी जाने जाते हैं अभ्रक और कोयला के कारण। तो इसकी घाटियां देखना, इसकी घाटी में, यानी ये फेमस किस लिए है? अभ्रक और कोयले के कारण। इसकी घाटियों के आसपास अभ्रक और कोयला निकाला जाता है। इसका मतलब है ये हमारे झारखंड के लिए तो फिर वरदान है, झारखंड के लिए अभिशाप नहीं मानी जा सकती है। लेकिन बंगाल, जिसका इससे दूर दूर तक नाता नहीं था, भाई मेरे पास तो आप बह नहीं रहे हो, आपके आसपास का क्षेत्र मेरे लिए तो लाभप्रद हुआ नहीं, मेरे देश के लिए है, लेकिन बंगाल के लिए, इकलौते इस राज्य के लिए इस दामोदर नदी से क्या लेना देना? कुछ नहीं। लेकिन जब बाढ़ आ जाए तो हम भी झेलें, अद्भुत है ना। मतलब मुझे आपसे कोई फायदा भी नहीं मिला है, लेकिन आपका प्रकोप हमें झेलना पड़ा है, इसलिए इसे बंगाल का शोक कहते हैं।
अब आप बातों को समझ पाए ना, इसलिए झारखंड का शोक नहीं बोलते इसे, इसलिए इसे बंगाल का शोक कहते हैं। इसका कारण आप समझ पाए, इसलिए हम अपनी बातों को आप तक पहुंचाने में शायद अब सफल हो पाए हैं। देखिएगा, तो इन तमाम बातों से अभी तक हम जुड़े रहे। अब देखिए, अगर तंत्र की बात करते हैं ना, ये सिस्टम की बात करते हैं, तो हम इस सिस्टम के अंतर्गत इनकी सहायक नदियों का भी लेखा जोखा लेना चाहते हैं, और लेना भी पड़ता है। देखिएगा, और हम अगर इसी सिस्टम की बात करें तो ये मुझे लगता है कि आप समझ रहे हैं, इसका बायां हिस्सा है और ये इसका दायां हिस्सा है। और बाएं से देखना, एक नदी आके मिलती है बराकर नदी। बराकर नदी, इस पे भी परियोजना अभी बनेगी, दिखाऊंगा। बराकर नदी, एक नदी आती है कोनार, इस पर भी परियोजना है साथियों, कोनार। और एक नदी है जिसका नाम है जामुनिया, जामुनिया नदी, ये लीजिए, ये इधर से आ गई। और इधर से तो एक प्यारी सी नदी आती जिसका नाम है साली। अब ये मत समझना आपकी घरवाली, साली नदी ये दूसरी बात कर रहा है। साली नदी वो अलग है, वो सिस्टम अलग है, जहां आप सोच रहे हैं वो कल्पना नहीं, इसका नाम है साली नदी, ये दाएं से आके मिलती है। तो हम आपको जो बताना चाहते थे अभी तक, फिलहाल अभी तक जो हमारी बातें आपसे जुड़ी थी, उसका तात्पर्य था कि हम बाएं से भी जान चुके हैं और दाएं से भी जान चुके हैं कौन कौन सी सहायक नदियां इस दामोदर नदी की खास बातें हैं। और अब देखना जरा, इस नदी को शोक वगैरह तो हम जान ही चुके, इससे तमाम प्रश्न हमसे पूछे जाते रहे हैं। कारण देखो, 1948 में, इस पर अब सरकार को सोचना पड़ेगा। हमारा भारत अभी अभी आजाद हुआ है। 1948 में टीबीसी, नाम सुना होगा आपने, टीबीसी, यह है टेनेसी वैली कारपोरेशन। टेनेसी वैली कारपोरेशन, इसका मतलब है टेनेसी घाटी परियोजना। जो टेनेसी घाटी परियोजना है ये अमेरिका की है। वहां भी कुछ इसी तरीके का काम हुआ करता था, यानी इसी तरीके से प्रकोप चल रहा था एक नदी का जिसका नाम था टेनेसी। और उस नदी पर कई जगहों पर बांध बना दिए गए, जिसकी वजह से वहां इस बाढ़ का सामना नहीं करना पड़ा। इस चीज को देख करके हमारे भारत में भी एक परियोजना यानी एक योजना बनाने का प्रयास किया गया जिसका नाम था डीबीसी। तो टीबीसी से प्रेरित हुई डेबीसी, जिसका नाम है दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर वैली कारपोरेशन। तो दामोदर घाटी परियोजना किस परियोजना से प्रेरित है, बताना जरा, ये पूछा जाता है प्रश्न। तो डीबीसी किससे प्रेरित है साथियों, तो टीबीसी से ये प्रेरित है। ये कहां की है, तो अमेरिका की। आगे देखिएगा, ये स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना है। गौरव देखिए, स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना, स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना, इसलिए ये एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना, हम उसी नदी की बात कर रहे हैं जो लगभग 592 किलोमीटर के आसपास लंबाई रखती है साथियों। और इस नदी पर अब ये बांध बनाने का कारण था, बांध बनाने का मकसद भी था, हमने आपसे बात की कि 592 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है। तमाम ऐसे जिलों से ये गुजरती है, वो भी आप चाहें तो इंगित कर सकते हैं। पलामू जिला है, हजारीबाग है, पलामू, हजारीबाग, गिरिडीह, ये तमाम ऐसे जिले हैं जो एग्जाम में पूछे भी गए हैं, पूछे भी जा सकते हैं। पलामू, हजारीबाग, गिरिडीह, ये सब जिला है साथियों, ध्यान देना। और अभी आप ध्यान देंगे तो धनबाद काफी फेमस है। तो धनबाद, हजारीबाग, इन तमाम जिलों से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, कई बार पूछे गए हैं। रानीगंज भी आपको मान के चलें, रानीगंज भी इसी नदी के किनारे पड़ेगा। तो इससे ये हमें पता चल जाता है कुछ महत्वपूर्ण जिलों के बारे में, उनके यथोचित स्थान के बारे में। अपने नोटबुक पर इस चीज को इंगित कर लीजिएगा। हमने बात किया है कि कुछ महत्वपूर्ण जिलों से होकर के यह नदी बहती है। आसपास लगभग लंबाई 592 किलोमीटर के आसपास इसका दायरा है, जो हम आपके सामने स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं। बार बार ये बताए जा रहे हैं कि पलामू से होने के बाद हजारीबाग, हजारीबाग से गिरिडीह, गिरिडीह से धनबाद, और धनबाद से फिर ये रानीगंज पहुंच जाती है। इसका तात्पर्य है कि हम आसनसोल वगैरह, जो कि आपको पश्चिम बंगाल में मिलेगा, वहां भी इस नदी का बहाव है। फिर इसके बाद जाकर के हुगली जिले में हुगली नदी में समाहित हो जाती है। तो इन तमाम बातों को आप जान चुके हैं और हम अब इस पर ज्यादा समय नहीं लेंगे। देखिएगा, तो दामोदर घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना है साथियों। और इस परियोजना के अंतर्गत ऐसा नहीं केवल एक परियोजना बनाई गई, इस परियोजना के अंतर्गत टीबीसी की तरह कई परियोजनाओं को जन्म दिया गया। एक ही साथ कई परियोजनाओं को जन्म दिया गया। जरा देखिएगा, उन परियोजनाओं में मैं बात करूंगा। एक देखिए, अभी हमने आपसे बात की थी बराकर नदी। बराकर नदी पर परियोजना बनी कौन कौन सी, एक बनाई गई मैथान। बराकर कौन है, इसी की सहायक है। तो मैथान परियोजना या मैथन परियोजना, मैथान बनी। और मैथान के बाद इसी पर तिलैया भी बनी, तिलैया परियोजना।
तो मैथान और तिलैया परियोजना किस नदी पर है? आप कहिए सर। बराकर नदी पर। बराकर किसकी सहायक है? दामोदर की। दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत आने वाली परियोजनाएं कौन सी हैं? मैथान है, तिलैया है। हमारी बातों को समझ पा रहे हैं? ये जो दामोदर घाटी परियोजना है, इसी के अंतर्गत इन तमाम परियोजनाओं को बनाया जा रहा है। ऐसा नहीं कि ये अलग से कोई परियोजना है, ये दामोदर घाटी परियोजना की सामूहिक परियोजना है। इसके अंतर्गत 8 परियोजनाओं को बनाया गया था, यानी 8 प्रकार के बांध बनाए गए थे, जिससे बिजली के लिए भी, सिंचाई के लिए तमाम प्रकार की नहरें वगैरह भी निकाली गई थी। हमारी बातों को आप समझ पा रहे होंगे अब। यानी इन परियोजनाओं को इसके अंतर्गत समाहित करिएगा। देखिएगा, अभी हमने बात किया था बोकारो की, वहां लिखा भी हमने है। और जहां हम बात करेंगे बोकारो नदी की, और इस बोकारो नदी पर बोकारो परियोजना बनी है। बोकारो परियोजना, कोनार नदी पर कोनार परियोजना, कोनार नदी पर साथियों कोनार परियोजना, और दामोदर नदी पर पंचेत परियोजना धनबाद में है। देखिएगा, हम आपको ये बता दें कि ये जो तमाम परियोजनाओं का जिक्र हमने किया है, इन परियोजनाओं से हूबहू ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि ये किस नदी पर है। फिलहाल इससे इकलौता कुछ अलग प्रश्न मैं आपको जो बता रहा हूं, ये सारी परियोजनाएं कहीं ना कहीं इसी डीबीसी के अंतर्गत आती है। ये बात ध्यान रखिएगा, डीबीसी के अंतर्गत इन तमाम परियोजनाओं का समागम है, अंकन है, ये बात याद रखिएगा। फिलहाल अब ऐसी स्थिति नहीं है जैसी पहले हुआ करती थी। अब उस बाढ़ से थोड़ा सा अब वो जमाना चला गया, वो दूर चला गया, क्योंकि अब उस कदर की ना बारिश है और ना ही अब उस कदर भाई इतने बांध ही बन चुके हैं, तो फिर अब कहाँ से ऐसा कुछ हो पाएगा। फिलहाल इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम ये मान चलते हैं कि आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। फिलहाल आपकी तैयारी के लिए इतनी बातें काफ़ी हैं, और इस नदी से संबंधित अगर हम इस आकलन को समझें और इस अवलोकन को अपना एक महत्वपूर्ण स्थान अपने मस्तिष्क को देना चाहें, अपने दिलो दिमाग को देना चाहें, तो मान के चलें बहुत ही बेहतर होगा आपके लिए। आप लगातार पढ़ते रहिए साथियों, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हमारी मुलाकात आपसे नए एपिसोड में होगी। शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।